गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखते हैं 8 फरवरी की न्यूज को ना। देखिए, अभी हाल ही में सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट करता है जरूर उसको मतलब एक बार जुड़िए, देखिए बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारी गाइडलाइन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर पढ़ना चाहते तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो लिखा है कि ये मेला जो सूरजकुंड शिल्प मेला इसका आयोजन हरियाणा में होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना इसको ट्राई कर सकते हो। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 7 से 23 फरवरी को फरीदाबाद में किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ना, राइट। एडिशन कौन सा है? 38 नंबर का है, यानी जो संस्करण है इसका मतलब ये 38 नंबर का मेला है। और इससे पहले 37 मेले हो चुके हैं। यहाँ मेंशन है थीम स्टेट क्या है, तो थीम स्टेट दो हैं, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश, इनका विशेष भूमिका होगी। सहभागी देश इसमें है, इंटरनेशनल है, बिमेस्टेक कंट्री है ना। जानते हैं बिमेस्टेक में मतलब देश कितने हैं? 7 देश हैं। हमने पढ़ा रखा होगा बिमेस्टेक तो आप जानते होंगे। ये 1997 में इसकी फाउंडेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है ढाका में है। सारे कंट्री जो हिमालय और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देश हैं। इंडिया खुद इसका मेंबर है। और किसी की याद होता है तो फिर मेंबर कंट्री लिख सकता है कि बिमेस्टेक में कितने कंट्री हैं। फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ना। चलो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर। कह रहे हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। 3D मतलब 3 डायमेंशन होते हैं ना। इसमें है कि आईआईटी हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो, ट्राई कर सकते हो क्या। फिर मैंने बहुत सारे इंडिया भर में जितने भी मतलब 3D वाले क्वेश्चन है मैंने सबको एक साथ कर दिया है। इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्या लिखा है? इसका पहला 3D प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश। इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित करने वाला आईआईटी संस्थान कौन सा है? गुवाहाटी असम। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। ये एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। मुझे नहीं पता किस एग्जाम में आया, बट एग्जाम में इसकी एंट्री है इस क्वेश्चन की ना। भारत का पहला 3D ना। और अभी एक क्वेश्चन बोलेंगे वो एग्जाम में वो भी आया हुआ है। और इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत करंट अफेयर में आते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ये तेलंगाना, राइट। फिर है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ये अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने बनाया हुआ है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, ये टेरान 1 अमेरिका का है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, ये आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण जेद्दा सऊदी अरब। ठीक है, समझते ही हैं पूरा मुस्लिमों का भाई केंद्रीय है मक्का और मदीना, सऊदी अरब ना। चलो इसके बाद देखेंगे। और एक पॉइंट ये आपके लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। लिखा हुआ है यूपी का पहला वैदिक 3D संग्रहालय बनारस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया भी था, लेटेस्ट कोई पेपर था उसी में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था ना। चलो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारे एक साथ पढ़ लेंगे, देखिए मैंने एक साथ कर दिए हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ना। ये देखिए यहां तक सब लिखा हुआ है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो एक साथ सारे मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए कहा ना कि कोई क्लास फ्री है इसका मतलब ये नहीं भाई किसी प्रकार से अपना टाइम निकाल के, मैंने पूरा मतलब सेटलमेंट किया हुआ है तो पूरा टाइम निकाल के आधा घंटे 1 घंटे। अब मैंने कहा तो कि मुझे 15-20 मिनट पढ़ाना होता है, बट चूंकि उसकी प्रिपरेशन करने में मेरा 1-1.5 घंटा जाता है तो एक वीडियो अपलोड करने का मतलब है 2 घंटे मिनिमम जाएंगे जाएंगे हर हाल में ना, ये रहता है ना। इसके बाद क्या है पॉइंट, लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुई, तो इसका आंसर भारत है और ये नई दिल्ली में हुई है। ये ध्यान रखेंगे कहां पर हुई है, नई दिल्ली ना, राइट। और अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखा हुआ है पॉइंट यहां पर कि इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025, आयोजन डब्ल्यूएचओ द्वारा, संस्करण 15वां है। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी ने किया हुआ है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं सेंट्रल में वो उनका नाम है जेपी नड्डा ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फार्माकोपिया कानूनी दस्तावेज है जिसमें जिसमें जो है जिसमें दवाएं, रसायन और अन्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें इन पदार्थों का
दवा के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि दवाई मानक और गुणवत्ता के निर्देशों का अनुसरण या पालन करती है फार्माकोपिया में ना। इसके बाद क्या है, वैसे कोई पूछेगा नहीं फार्माकोपिया क्या है, आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया गया। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होती है, कोई बात आपकी है, आपने हमसे क्वेश्चन कर लिया और आपने हमसे पूछ लिया कि सर इसका मतलब क्या है, और मैं कोई चीज रिकॉर्डेड कर रहा हूं तो आप कमेंट के माध्यम से ही हमसे बात कह सकते हो ना। अभी हाल ही में अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है, तो इसका आंसर अर्जेंटीना है, क्योंकि थोड़ा बहुत डब्ल्यूएचओ से कोई सेटिस्फाइड तो होता नहीं, अमेरिका पहले ही बाहर है, ठीक है, अर्जेंटीना भी बाहर हो गए ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जनेवा में है, फंडिंग भी अमेरिका वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन नहीं बनी भाई, कोविड से ही रिश्ते खराब है अमेरिका के भी, अर्जेंटीना बाहर हो गए। तो अभी हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है, तो इसका आंसर पनामा हो जाएगा। बना इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने इनको धमका रखा है, ट्रंप ने, वो आए हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे करेंगे। और चाइना अपनी जो है यूरोप और एशिया के बीच में एक रोड मतलब कर रहा है सेटलमेंट की, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए वन बेल्ट वन रोड, या इस एक मतलब इनिशिएटिव, इसी को सिल्क रोड भी कहते हैं ना, या सिल्क रूट कह सकते हो, रेशम मार्ग कह सकते हो, पहले भी रेशम मार्ग अपने टाइम पर था। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे तो काम हो जाएगा ना। चलिए ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं 8 फरवरी 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है कि रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली में क्या था कि रेपो रेट था कितना, ये देख लेंगे हम लोग, ये देखो यहां देख लो रेपो रेट, अभी ये 5 साल में रेपो रेट कम हुआ है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट होता है, तो रेपो रेट था कितना 6.5%, कर कितना गया 6.25%। तो मतलब कहने का फिर बैंक रेट क्या है, बैंक रेट है 6.5%। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट हमारा क्या है कि जो रेपो रेट है ये हमारा हो गया है 6.25%, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, बैंक रेट इज इक्वल टू एमएसएफ होता है, एमएसएफ रेट भी सेम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो बैंक वाले बच्चे हैं वो तो खैर इस बात को थोड़ा बहुत समझते भी है ना, बैंक रेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर जो रिवर्स रेपो रेट है ये काफी कम है, रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% है, और इसके अलावा जो CRR है वो 4% है, जो SLR है वो 18% है। ये फिलहाल अपडेटेड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने 8 फरवरी 2025 को रेपो दर को कितने पॉइंट कम किया था, तो कितना पॉइंट कम किया है 0.25% ना, ध्यान रखेंगे, एक चौथाई कह सकते हो ना, तो ये कम कर दिया। तो 6.5 रेपो रेट था जो घट करके कितना हो गया है 6.25, तो रेपो रेट इज 6.25 एंड रिमेनिंग रेट्स आल्सो मेंशन इज हियर। अब इसके बाद क्या है, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर विल बी कर्नाटक, ठीक है। नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है, कई फिल्में बनी हैं इस पर। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई, ये भारत के कई राज्यों में सक्रिय है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से कुछ राज्य प्रमुख हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक प्रभावित हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा है अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की, तो इसका आंसर दिल्ली में ही है, और दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं ना, तो दिल्ली में वैसे बहुमत किसको मिल गया है, अब तो बीजेपी को ही बहुमत मिल गया है ना, और बीजेपी ज्यादातर सीटें जो है तो ले आई, और कोई जीता भी नहीं है 48, और जो आम आदमी पार्टी है आप, इसकी सीटें हो गई 22, तो टोटल सीटें कितनी हो गई 70 सीटें विधानसभा की हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है 7 हैं, राज्यसभा की सीटें वहां कितनी है 3 है, और भारत के सिर्फ 3 यूटी विधायिका है, एक दिल्ली है,
एक पौंडीचेरी हो गई, पुदुचेरी, और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन भविष्य में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य के तौर पे ही विकसित होगा ना, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें व्याख्या दे रखी हो, तो इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, लिखा हुआ है, अभी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक नाम से पहल शुरू की। इसका उद्देश्य इस प्रकार की उपलब्धियों का जश्न मनाकर मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह को बढ़ाना था कि भाई आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हालांकि जो लोग ज्यादा मतदान किए नहीं, 60% ही लोग मतदान किए। हमारे फर्स्ट डिवीजन मतदान हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत रेयर केस में किसी स्टेट में, किसी एरिया में 75% क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी बात। वरना एवरेज 55-50 से कम तो खैर नहीं होता है। कुछ मामलों में जैसे कहीं पर जो है उपचुनाव हो रहा है वहां और कम हो जाता है, लेकिन एवरेज 60% तो रहते रहता है। 40% लोग मतदान भी करते नहीं है। ऐसे कोई नियम बना देना गवर्नमेंट, जैसे कोई गवर्नमेंट एक नियम मतलब बना दे कि नहीं ऐसे करना है, तो लोग डर के मारे करेंगे। जैसे गवर्नमेंट नियम बना दे कि अगर जो लोग मतदान नहीं करेंगे उन सबके खाते से 1000 रुपए काट लेंगे, तो सब करेंगे। सब करेंगे नहीं, लाइन में लग जाएंगे, चारपाई वहीं डाल लेंगे, बैठे रहेंगे, कुल्ला मंजन करते रहेंगे सुबह सुबह, अब मतदान करते रहेंगे। लेकिन कोई अगर नियम नहीं है तो लोग डरते नहीं है ना। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, कंपल्सन नहीं है, वॉलेंट्री है ना मतदान करना या ना करना। ठीक है, तो आपका मौलिक अधिकार। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी का। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, और अगर पॉसिबल है तो स्टेटस भी आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितना सहयोग करेंगे उतना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्लास देता रहूंगा आपको। नहीं मालूम चला बहुत स्थिति खराब हो गई, मालूम चला मैंने कहा अरे सब सेटलमेंट हटाओ, चलो छोड़ो रहने दो, क्योंकि व्यस्तता होती फिर टाइम भी जाता है और कोई बेनिफिट नहीं है। तो बच्चे जुड़ते हैं तो फिर कुछ जीएस वगैरह के बारे में विचार कर सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं। हालांकि लोग फ्री में बहुत दिन तक कुछ आपको देने वाले नहीं है, ये बात क्लियर मान लीजिए, क्योंकि सब कुछ फ्री में देने क्या मतलब बनता है। फ्री की पॉलिसी, फ्री की नीतियां वैसे भी डिस्टर्ब करती है सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच।